कोई क्वेरी है लास्ट लेक्चर से? ठीक है, ये सारी मार्किंग हो गई। एनसीईआरटी की लाइन है। कल जो थोड़ा सा टफ लग रहा था, क्या वो खुद से पढ़ा और सभी क्लियर है? चीजें क्लियर है, स्ट्रैंड क्लियर है, टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, पोलैरिटी, कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम होंगे, प्रोकैरियोटिक के केस में कैसे होगा, यूकैरियोटिक के केस में कैसे होगा, सभी चीज क्लियर है? आगे बढ़े। कोडॉन पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई नीड है अब। ठीक है, वोवेल हाइपोथेसिस ध्यान में रखना। स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन एक ही है। ठीक है, और टोटल कोडॉन जो कोड करते हैं वो नंबर में 61 है। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन 64 है। -3 स्टार्ट, टर्मिनेटिंग कोडॉन को आप माइनस कर दो तो बाकी सभी कोड करते हैं। स्टार्टिंग कोडॉन इसमें AUG कहाँ है? अच्छा चलो यहाँ पे थोड़े से इंफॉर्मेशन लिखो तो। यू जो ऑलरेडी आपको लिखाया हुआ है वो बस आप यहाँ पे मार्किंग कर लो। समझ में आ गया होगा हम क्या मार्किंग करा रहे हैं। होमोपॉलीमर वाली डिस्कवरी से खोजे गए कोडॉन। ठीक है, ये सभी किसने किए हैं? निरनबर्ग। निरनबर्ग की डिस्कवरी है। नाउ CUC, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आते हैं इसलिए यहीं पे आप जेनेटिक कोड वाले इमेज में ही लिख लो। CUC, GUG and UCU. These three are the copolymer discovered by Hargobind Khurana. ओके बच्चा, ये नहीं करना। GUG, ओके। GUG, AUG क्या है आपका? स्टार्टिंग कोडॉन, UAA, UAG, UGA, UGA, UGA लिखा ही हुआ आपको आगे। स्टॉप कोडॉन बस आप मार्किंग कर लो, वहीं पे हाईलाइट कर लो। प्रॉपर्टी के ऊपर बात हुई थी अपनी, लेकिन कुछ रह गया था, उस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। डिजेनरेसी पे हो गई थी बात। यूनिवर्सल होते हैं, ये भी डिस्कशन हो चुका है। कुछ पूछना है? इनिशिएटर मतलब इनिशिएट करेगा, इसमें AUG और कंडीशनल GUG भी होता है। इसलिए फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑलवेज मेथियोनिन। जब GUG होगा तो भी वो वैलिन की जगह मेथियोनिन को कोड करता है। स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन, if following is the sequence of nucleotide in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it, take help of checkerboard. अब आपको यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं दी है, लेकिन इंडिकेटिव है कि AUG जो होगा वही स्टार्टिंग है। तो यहाँ से आप करो तो 3-3 का सेट बनाओ, लिखो क्या है ये। तो आपको लिखना नहीं है, आगे दिया हुआ है। मेथियोनिन, फेनाइलएलेनिन, 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 फेनाइल। ठीक है बच्चा, अब देखो ये बबल हाइपोथेसिस है। सी 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 को रीड ही नहीं कर रहा है। टीआरएनए को मतलब नहीं है कि थर्ड वाले पोजीशन पे क्या है। दैट्स व्हाई वो ऑलवेज किसको लेके आ रहा है? फेनाइलएलेनिन को लेके आ रहा है। Now try the opposite. Following is the sequence of amino acid coded by an mRNA. Predict the nucleotide sequence in RNA. ठीक है, सिंपली तब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि फेनाइलएलेनिन को कोड करने के लिए अलग अलग कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो जाएंगी। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट? यस, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर पाओ, क्योंकि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड हो सकता है।
Can you now correlate which two properties of genetic code you have learned? एक, यूनिवर्सल के कोड यही होंगे, क्लियर? अगर ये कोड है, ये कोड दिया है तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यही होगा, दैट इज यूनिवर्सल। एंड दूसरा डीजेनरेसी, एक कोड कई कोडोन से कोड हो पा रहा है अमाइनो एसिड, इसलिए हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, और इन दोनों में हमने दो प्रॉपर्टी को रीड किया। क्लियर बच्चा? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना और सीक्वेंस याद रखो, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या होता है ये ध्यान रखो आप। और इसमें जो आपको एग्जाम्पल में प्रोलीन, लाइसिन, इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमोपॉलीमर से क्या क्या डिस्कवर हुआ है, कोपॉलीमर से क्या डिस्कवर हुआ है, कौन से साइंटिस्ट ने होमोपॉलीमर डिस्कवरी किए, कौन से साइंटिस्ट ने कोपॉलीमर डिस्कवरी किए। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड एनसीईआरटी का है, फिर भी genes and DNA are best understood by the mutation studies. Effect of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easily to comprehend. हमें पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ता है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्लियर? थैलेसीमिया में हमने देखा है फर्क पड़ता है, चेन पे पूरी की पूरी चेन की सिंथेसिस की नंबर कम हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो कई सारे म्यूटेशनल हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस में आपको कवर करा दिया, जस्ट बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे देखो क्या कह रही है, इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। जब लॉस होगा या एडिशनल कोई 3 कोड अगर ऐड होते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो एक कोड ऐड होगा, ठीक है? तो जब भी कोड के फॉर्म में अगर एडिशन या डिलीशन होता है तो आपका सीक्वेंस अमाइनो एसिड का जो होता है, एक अमाइनो एसिड या तो ज्यादा ऐड हो जाएगा या तो एक अमाइनो एसिड निकल जाएगा। अब इट डिपेंड्स कि वो उस प्रोटीन में उस अमाइनो एसिड का क्या रोल था, उसके बेसिस पे ही डिसेबिलिटीज होंगी, उसके बेसिस पे ही डिसऑर्डर्स होंगे। अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उस अमाइनो एसिड का तो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर है तो वो म्यूटेशन से डिजीज भी हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा फ्रेम नहीं शिफ्ट होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। 3 या मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में डिलीशन या एडिशन होगा तो, क्योंकि कोड इज द मेडअप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे है। लेकिन अगर एक ऐड कर दिया या एक डिलीट कर दिया तो वो 2 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो 3 का होगा। तो पूरा का पूरा फ्रेम या तो शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ या तो पीछे की। एक अगर ऐड हुआ है तो एक एक कोड और पूरी चेन ऑफ प्रोटीन, चेन ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होती है उस केस में। क्लियर है? द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन हियर। अगेन सिकल सेल एनीमिया की ही बात की गई है, आपने पढ़ रखा है, मार्किंग कर लो फटाफट। A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate या ग्लूटामिक एसिड। याद रखना, ग्लूटामिक एसिड एंड एसिडिक अमाइनो एसिड का भी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया में, मॉडिफिकेशन का भी एग्जांपल है बेटा। आयनिक फॉर्म को ग्लूटामेट बोलते हैं और एसिड नॉर्मल फॉर्म को ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे। टू वैलिन, जो चेंज हो रहा है वो वैलिन हो गया। इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कंडीशन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। डिटेल में इस पे बात हो गई इसलिए यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं हम। Effect of point mutation that insert or deletes a base in a structural gene can be better understood by following simple example. ये सिकल सेल का इमेज आ गया, यह है आपका नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड कोड हो रहा था एंड डिजीज कंडीशन में वैलिन कोड हो रहा था। इसकी वजह से आपका पूरा रिड्यूस हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, सरफेस, और जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो कॉन्केव की जगह सिकल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब ये आप समझो, यहाँ पे लिखा है सिकल सेल इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन बीटा जीन referred to as HBB gene. This gene is located on the short arm of chromosome 11. Short P होता है या Q होता है? And it controls the production of the protein hemoglobin. Hemoglobin protein का part है ये। The HBB gene, बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, ये सब मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं आज बिल्कुल नहीं रुकूंगी यहाँ।
genes contain 1605 nucleotide base pairs and the hemoglobin gene is a sequence of 535 amino acid. ये nucleotide है, ये amino acid है. A change in one nucleotide causes a single amino acid in the protein to change glutamic acid replaced by the valine. This causes sickle cell trait. आ जाओ बैक टू एनसीईआरटी. वो इन्फॉर्मेशन सिकल सेल से रिलेटेड थी जो आपने ऑलरेडी देखी हुई. एनसीईआरटी क्या कह रहा है? राम हैज रेड कैप. उसकी एक मीनिंग हमें समझ में आ रही है. इंग्लिश का सेंटेंस लिया है इसने एग्जाम्पल के तौर. क्लियर? कंसिडर a statement that is made up of the following word having 3 letters like a genetic code. तो राम हैज रेड कैप, उसकी मीनिंग आपको समझ में आ रहा है. But if we insert a letter B in between has and red and rearrange the statement, 3 के ही पेयर में करना है, 3 के ही ग्रुप में करना है, तो राम हैज यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने एंटर हैज और रेड के बीच में किया है. तो फर्स्ट लेटर आ गया बी. प्रे का कोई सेंस नहीं है, डीसीए का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ से सेंस बदल गया. सिंपल ये रिलेट कर रहा है. ओके. Similarly, if we now insert 2 letters at the same place, say by now it would read Ram has been EDC AP. तो जब भी आप जो भी ऐड कर रहे हो वो 3-3 का ग्रुप बना रहा है, 3-3 का ग्रुप एक कोडॉन बन रहा है और सेंस आप देख रहे हो कि चेंज हो रहा है, कोई सेंस निकल नहीं रहा है. नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स. ठीक है. थर्ड लेटर में उसने ले लिया जी. अब एक ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया जो कि कुछ कोड कर सकते हैं. यू नो कि बिग मतलब होता है बड़ा. ठीक है. तो राम हैज रेड कैप तक ओके था. अब रेड के क्या पहले एक और उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है. तो 3 को ऐड करने से आपकी आगे पीछे की इंफॉर्मेशन नहीं चेंज हुई है. क्लियर? बस आपका एक अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा. राम हैज बिग रेड कैप. The same exercise can be repeated by deleting the letter R, E and T. Red. वो एक एक करके. ठीक है. 1 by 1 and rearranging the statement to make a triplet word. तो रेड हट जाएगा पूरा RED क्योंकि वो 1 by 1 ऐड डिलीट कर रहा है. तो अगर पूरे 3 या मल्टीपल ऑफ 3 डिलीट भी होंगे तो आपका पूरा का पूरा फ्रेम नहीं शिफ्ट करता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड वहां से डिलीट हो जाए. और अगेन इसका रेंज, उसका अफेक्ट होगा तो डिजीज होगी. अफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा तो कुछ स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो सकता है. क्लियर? तो राम हैज कैप का भी एक सेंस है, राम हैज रेड कैप का भी एक सेंस है, राम हैज बिग रेड कैप का भी एक सेंस है. इन तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हो कि जब ट्रिपलेट का एक मीनिंग है, मतलब ट्रिपलेट कुछ कोड कर रहा है, तो उस पूरे सेंटेंस का एक सेंस आपको निकल रहा है. बच्चों वाला एग्जाम्पल है, कभी नहीं आएगा कुछ. ठीक है. The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion. This is the statement जो क्वेश्चन में आता है. ओके. जहां से वो इंसर्ट हुआ है, जहां से वो डिलीट हुआ है, वहां से आगे की तरफ इंफॉर्मेशन में चेंज है. राम हैज में कोई चेंज नहीं था, ना डिलीशन में ना इंसर्शन में. राम हैज ही है. तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन से आगे की तरफ चेंज होगा. However, such mutations are referred as frame shift insertion or deletion mutation. पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया जब तक एक या दो इंसर्ट. ओके. इंसर्शन और डिलीशन of 3 or its multiple bases, insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid. Clear? एंड इससे क्या होगा? अनअल्टर्ड होगा, पूरा का पूरा फ्रेम अनअल्टर्ड होगा. सिर्फ उस पोजीशन पे एक कोड अमाइनो एसिड या तो एक ऐड हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा. अगर 6 वहां पे ऐड होंगे तो 2 अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा. 3 और मल्टीपल ऑफ 3. ये पकड़ लो, ये क्वेश्चन है बेटा. remains unaltered from that point onwards. उस पॉइंट पे ऐड या डिलीट होगा, उसके आगे अनअल्टर्ड है, कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं है. ओके. कैप कैप ही रहा और रेड कैप भी रेड कैप ही रहा, सिर्फ एक जगह पे बिग आ गया, एक जगह पे रेड चला गया. तो डिलीशन होने से रेड गया
एडिशन होने से बिग आ गया था। इज इट क्लियर? और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस वाले। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? पॉइंट मतलब पॉइंट एक न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है, वहां पे कुछ इंजर्शन या डिलीशन हुआ, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और उसमें फिर से वही है, साइलेंट हो सकता है, मिससेंस हो सकता है, नॉनसेंस हो सकता है। जब कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोड बना जिससे वही अमाइनो एसिड कोड हो रहा है, उसको साइलेंट बोलते हैं। इफेक्ट पड़ा है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, उसको मिससेंस बोलते हैं। टर्मिनेशन आ गया है तो कोई एमआरएनए की पूरी लेंथ बनेगी नहीं, उससे टर्मिनेट हो जाएगा, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऑफ अमाइनो एसिड की चेन पॉलीपेप्टाइड बिना बने टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर? कोई क्वेरी? आशना, आयुष, केतकी, निनाद, श्रेयस, इज इट क्लियर? अब आते हैं टीआरएनए। टीआरएनए थोड़ा पढ़ना जरूरी है ताकि आप मैकेनिज्म समझ सको ट्रांसलेशन, इसलिए दिया हुआ है और उसको फोकस भी करो। आरएनए वर्ड इस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आरएनए वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तुम लोगों का एक स्केड्यूल मिल जाएगा तुम्हें जल्दी, फाइनल कर दिया मैंने, जिसमें आपके बोर्ड के टेस्ट होंगे ऑथेंटिक, मतलब 3 घंटे प्रॉपर, ठीक है, और आपके पार्ट टेस्ट होंगे। तो 12 दिसंबर से ये सब स्टार्ट हो जाएगा, इसका स्केड्यूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्रिपरेशन को फिर दाएं बाएं मत चलिए। मैं वार्न कर रही हूँ, इसका मतलब 12 दिसंबर के पहले आप दाएं बाएं कर सकते, ये भी समझ लो। 12 दिसंबर के पहले इन द सेंस उससे भी 5 दिन पहले तब तक का टाइम है। तो अभी कितना बचा? हार्डली 1 महीने। उसके बाद यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद माई शेड्यूल। तब तक आप बोर्ड खत्म कर लो या जो भी करो, उसके बाद आपको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पहले स्केड्यूल और बोर्ड, स्केड्यूल बोर्ड पढ़ने के लिए मैं कभी मना नहीं करूँ, लेकिन आप रिवीजन करो। बोर्ड को बोर्ड की तरह लो ही मत, वो चैप्टर वहां पे भी है वहां पे भी है, उनको पढ़ते चलो करते चलो, क्योंकि तब आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये पहला चांस अब आएगा जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंट पेपर देना है, इसमें नो इफ नो बट, अब कोई एक बट नहीं चलेगा, उसके पहले आप जितना कर लीजिए। पार्ट टेस्ट का मतलब पार्ट टेस्ट, उसके बाद एलएम के सीरीज एंड अपनी कई सारी 15 पेपर के तो मिनिमम सेट आएंगे, उसको आप सॉल्व करो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते। From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. अब देखो बेटे, फिर से हम कहानी बताएं तो वही है कि डीएनए एक अलग बायोमोलिक्यूल है, आरएनए एक अलग बायोमोलिक्यूल है, लेकिन दोनों न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन एक टोटली डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है। तो हमें ये मैकेनिज्म तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बन रहा है, बट दोनों मॉलिक्यूल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब इनके बीच में कोई और हिडन मॉलिक्यूल अभी मिस हो रहा है, प्रोसेस को कराने वाला, ठीक है। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही है, अमाइनो एसिड ऑलरेडी अपने बायोलॉजिकल पाथवे में सिंथेसाइज है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन अमाइनो एसिड राइबोसोम तक आ कैसे रहा? अमाइनो एसिड को जोड़ कौन रहा है? देखो, एमआरएनए टेम्पलेट से बना है, डीएनए टेम्पलेट से बन रहा है, लेकिन जब हम अमाइनो एसिड बोल रहे हैं तो वो टेम्पलेट से नहीं बन रहा है। और समझो, जो मुझे एमएससी में जाके समझ में आई थी, तो मैं अभी 12th में समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। प्रोटीन का जो पार्ट है वो आरएनए से बन नहीं रहा है, वो बना हुआ है साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट उसके कोड को देख के, इशारे को समझ के अमाइनो एसिड को ऐड करते जाना है, और वो अमाइनो एसिड की चेन प्राइमरी प्रोटीन बन जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट का काम नहीं है, टेम्पलेट से बन नहीं सकता है, टेम्पलेट से ऐड हो रहा है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हुए हैं उनको भी राइबोसोम तक कोई ला रहा है, ये फ्रांसिस एंड क्रिक ने कह दिया कि there is something, what is that something? That is tRNA, but उस टाइम नहीं पता था, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely। ये statement wise question में आ सकता है। He postulated the presence of an adapter molecule, इसलिए adapter RNA कौन सा होता है? tRNA होता है।
that would on one hand read the code and on other hand would bind to a specific amino acid. ठीक है, इसके पास दो आर्म है, समझ में आ रहा है हमें, एक आर्म से वो रीड कर रहा है कोड को और दूसरे आर्म से उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड ले आ रहा है। जैसे मम्मी से अगर तुमने डिमांड किया कि मम्मी आप क्या बना रहे हो, मेरे प्लेट में रोटी खत्म हो गई, तो मम्मी रोटी देगी ना, आप रोटी डिमांड करोगे। पापा ने राइस मांगा तो मम्मी राइस देगी उनको, कि उनका रोटी हो गया, उनको राइस चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड हाथ तो वही है मम्मी के पास, वो प्रोडक्ट बदल दे रही, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से टीआरएनए की आर्म आपको याद रखने कि आर्म क्या क्या है उसके पास और वो किस आर्म से क्या फंक्शन कर रहे हैं। क्लियर, एकदम इजी वे में टीआरएनए से क्वेश्चन आता है और ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए क्वेश्चन है। तो एक से वो रीड करेगा, दूसरे से अमाइनो एसिड को ऐड करेगा। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए, ये भी एक मिथ था, मतलब ये ट्रू है। जो चीज सॉल्युबल है, मतलब ये आरएनए ऐसा है कि ये सॉल्युबल आरएनए के फॉर्म में है। सॉल्युबल अब कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। मतलब आरएनए है लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सॉल्युबल है। और जब इसको नीड पड़ेगा ये वहां से निकल आएगा। जैसे कोई रामायण महाभारत में देखा हो, गंगा जी को आह्वान किया जाता है, माते प्रकट हो, माते प्रकट हो, विष्णु जी बुलाते हैं तो माता जी निकल आती है। तो वो सॉल्युबल थी, वो वहां पे थी, दिख नहीं रही थी। वही गंगा मैया रूप ली तो आपको क्या दिख रही है? वो प्रॉपर एक एक्ट्रेस आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही है टीआरएनए की कहानी। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल था, इसलिए डिस्कवरी में टाइम लग गया। वॉटसन एंड क्रिक छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, वो डीएनए का डबल हेलिक्स खोज दिए, लेकिन वो टीआरएनए तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? वो सॉल्युबल था। फर्स्ट तो सॉल्युबल आरएनए, एडॉप्टर आरएनए, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए was known before the genetic code was postulated, ठीक है। एसआरएनए कुछ तो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन, बट एग्जैक्टली तब तक नहीं पता चल रहा। हाउएवर इट्स रोल एज एन एडॉप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइंड मच लेटर, बाद में पता चला। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। बताया था मैंने, टीआरएनए एमआरएनए के पास कोड किसका आया था? कोडिंग डीएनए का। सौंदर्य को इतनी लंबी सांस है, ठीक है। एमआरएनए के पास कोड किसका है? कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए एमआरएनए के पास गया और टीआरएनए के पास फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो टीआरएनए के पास किसका है? टेम्पलेट डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए का इंफॉर्मेशन होगा बेटा, एक्सेप्ट टी और टी और ए वाला, यू और टी वाला ध्यान रखो। Complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor and to which it binds to amino acid. अभी हम दिखाते हैं, इमेज एकदम क्लियर रहेगा। टीआरएनए are specific for each amino acid. That's why हमने बोला था 20 टीआरएनए for 20 amino acids. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है ना। तुम मुझे कॉल, अगर मेरे टच में रहोगे तो लिटरली तुम मुझे कॉल करके बताओगे, जब मेडिकल कॉलेज में मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री चलेगी तो बोलोगे मैम आप तो बहुत छोटा बताती थी, यहाँ तो रो रहे हो। ठीक है, इतने इतने रिएक्शंस और इन सब के रिएक्शन है कि ये कैसे बाइंड होता है, कौन कहाँ जुड़ा हुआ। तो अब आज इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। आपने ये देखी होगी, एक लीफ होती है, इसको खाते भी हैं, मैंने भी खाया है छोटे पे, मुझे तो बहुत पसंद आती है। थोड़ी सी खट्टी मीठी टेस्ट लिखती है, घास के बीच में उगी रहती है, ठीक है। इसके लीफी स्ट्रक्चर को रिजेंबल किया गया था किससे? टीआरएनए के स्ट्रक्चर से। अब जैसे आपको ये क्या है बेटा? पेटियोल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये लीफ है, कैसी लीफ है? कंपाउंड लीफ है। कौन सी है? पिनेटली है, पामेटली है? पामेटली है, ठीक। चलो तो इसको रिजेंबल करो, एक इसका ये सिरा हो गया पेटियोल वाला, एक ये लीफ, एक ये लीफ, एक ये लीफ, यही सब क्या है? इसके 4 आर्म्स हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, एक ये वाला जो है इसके पास इंफॉर्मेशन है आपकी एमआरएनए से कोड को रीड करने की। तो एक
ये मम्मी का कान हो गया, ठीक है। इससे उन्होंने सुना कि तुमको चाहिए क्या, और ये मम्मी का हाथ हो गया, रोटी चाहिए तो रोटी, चावल चाहिए तो चावल। तो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे होता है, जुड़ता है, अमाइनो एसाइलेशन बोलते हैं इसको, आएंगे अभी उस पे। और ये क्या कर रहा है, एंटीकोडॉन, ये बाइंड करके एमआरएनए पे राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा और एमआरएनए के कोड को रीड कर लेगा। क्लियर? कोड को रीड किया, अमाइनो एसिड को बाइंड किया, अब ऊपर बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, जो ऑलरेडी वहां पे पहला अगर मेथियोनिन वाला है तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा दो के बीच में, नहीं है तो पहला अमाइनो एसिड आ जाएगा। अब दूसरा टीआरएनए दूसरे को सपोज प्रोलीन को लेके आया, यहाँ कोड था प्रोलीन का, तो एंटीकोडॉन ने रीड किया, ऊपर आर्म पे प्रोलीन आ गया, और पहले से था मेथियोनिन, मेथियोनिन और प्रोलीन के बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़ो, तीसरा कोड ले आओ। तो हर बार टीआरएनए ऐसे ही क्या करेगा, अमाइनो एसिड को ऐड करता जाएगा और रीडिंग फ्रेम पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो रॉबर्ट हॉले proposed cloverleaf model for the first time in 1968. It is a two-dimensional description of the tRNA. क्लियर? अब आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, एल शेप मॉडल को बोलती है, वो है 3D मॉडल। पहले एनसीईआरटी में ये वाला मॉडल था, फिर एनसीईआरटी चेंज हुई है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एल शेप, ठीक है। बोलोगे एल तो दिख नहीं रहा है, ये एल ही है, ऐसे। चलो उधर भी होगा इमेज, बात कर, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्लोवर लीफ मॉडल, ये क्वेश्चन है, दिस इज 2D, और एनसीईआरटी में जो है वो 3D है, ठीक है। क्लियर है? एक अमाइनो एसिड बाइंडिंग, और इसके डिटेल में क्वेश्चन में जाओगे तो 3 प्राइम वाला एंड होता है, अमाइनो एसिड वाला 5 प्राइम एंड होता है फ्री, यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐड होती है। और जब आप टीआरएनए को देखो तो टीआरएनए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करता है, तो उसका सीक्वेंस इस साइड से आता है, यहाँ आप ऐसे पढ़ोगे, और एमआरएनए ऐसा रहे, 5 प्राइम से इधर आ रहा है, एमआरएनए का सीक्वेंस ऐसे लिखा होगा, टीआरएनए का ऐसे लिखा होगा, तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाइनो एसिड ल्यूसीन जैसे एग्जांपल में दिखा रहा है, तो नीचे कोड जो है वो ल्यूसीन का ये है, AAG, ठीक है बच्चा। अब ये वाला इमेज थोड़ा सा आप बनाओगे, इसको मैं ग्रुप में दे दूंगी, इसको आप बना के रखोगे, टीआरएनए आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछता है। पाई आर्म, डी आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, एक्सेप्टर आर्म। आप प्रीवियस ईयर में जाओगे तो यहाँ पे लूप के बारे में भी पूछता था, ये लूप कौन सा है ये भी पूछता है, यहाँ पे सीक्वेंस कौन से रिच है ये सब आता था, किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं ये भी आता था, ये 8, 10 और 7 जो लिखा है। वेरिएबल आर्म कहाँ होती है ये भी क्वेश्चन आता है, बट अभी रेंज कम हो गया है तो आप इन सबसे बच रहे हो, बचे रहो, ठीक है। दिस इज एल, ये एल है, ठीक, ये 3D मॉडल है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए 3D मॉडल। देखो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर जा रहा है, ये एमआरएनए का ओरिएंटेशन है, सिंथेसिस में ही हमने देखा था जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, तो इधर से कोड आएगा। तो ये कोड किसका है, ये कोड आप ऐसे पढ़ोगे AGU, अगर आपने इधर से पढ़ दिया तो ये यूजी हो जाएगा, यूजीए दूसरा कोड करेगा, तो AGU कोड कराता है सेरीन को, यूएसी कोड कराता है टायरोसिन, ओके। अभी आपके हिडन क्वेश्चन है जो इमेज से पूछ सकता है, टायरोसिन किससे कोड होता है, यूएसी से, एजीयू सेरिन का। For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as an initiator tRNA. जैसे कोडॉन के दो काम वैसे टीआरएनए के भी दो काम। इनिशिएटर टीआरएनए मतलब इनिशिएट भी कराएगा और मेथियोनिन को भी लेके आएगा, क्लियर बेटा। और एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी बनता है और वो अभी बात नहीं कर। For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codon. कोई मतलब नहीं है, वो राइबोसोम कर लेता है काम, कि स्टॉप कोडॉन आए सिंथेसिस खत्म। अमाइनो एसिड को जोड़ना टीआरएनए का काम था ना, तो स्टॉप कोडॉन के लिए जरूरत है क्या टीआरएनए की, नहीं है ना।
राइबोसोम अपने आप में अच्छी खासी कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ है, वहां एडिशन भी कर रहा है, कैटालिज्म भी कर रहा है, एमआरएनए को भी जोड़ता है, टीआरएनए को भी जोड़ता है, क्लियर, और पेप्टाइड बॉन्ड भी बनवाता है। There are no tRNAs for stop codon. In figure, the secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf. अभी आप स्टार मार्किंग कर लो बेटा, वो L शेप दिया हुआ है और थ्योरी में क्लोवर लीफ लिखा हुआ है जो कि फिगर से गायब है। क्लोवर लीफ मैंने आपको दिखा दिया, एनसीईआरटी के यहाँ अभी भी मिस्टेक है। In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. ठीक है, तो टीआरएनए हो गया, राइबोसोम हमें पता है, एमआरएनए पता है, तो ट्रांसलेशन करा ले, ट्रांसलेट करा ले। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस सिंपल प्रोसेस, हमें तो ध्यान है कि प्रोटीन की सिंथेसिस को ही ट्रांसलेशन कह रहे हैं। क्या क्या लगना है ये हमें जगह जगह स्कैटर्ड न्यूज मिल चुकी है, इंफॉर्मेशन है हमारे। अब प्रोसेस को देखते हैं। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। पहला क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड है, बॉन्ड कौन सी बनेगी, पेप्टाइड लिंकेज, किसके बीच में, डिफरेंट अमाइनो एसिड के। तो पॉलीमर किसका है, अमाइनो एसिड का, तो पॉलीमराइजेशन किसका होगा, अमाइनो एसिड का, ठीक है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। एंड आपको ये नॉलेज है, दिस इज प्राइमरी प्रोटीन। अभी ये कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता है, ये गोल्जी के पास जाएगा तब जाके फंक्शनल हो। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. कोडॉन की बात कर दिया, पेंसिल से थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, क्लियर रहेगा। The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. किसके किसके बीच में होता है, बस यही तुम लोग को पढ़ाने में हो जाता है। अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप, अमाइनो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड आर एल्काइल ग्रुप, कोई भी वहां पे ऐड कर दो। याद आया कुछ, तो COOH और NH2 के बीच में OH इधर से H इधर से H2O निकलता है, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, कंडेंसेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कब तक हो गए इस तरीके से, हाँ अभी पार्ट टेस्ट में आएगा फिर से बायोमोलिक्यूल, रिवीजन चाहिए तो बोल दो टाइम से। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। फातिमा तुम्हारा जो ग्रुप रहेगा ना, जब भी हम रिवीजन लेंगे, चाहे 11th का ले या 12th का ले, वो आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, ओके। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, पता है हमें, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, जुड़ रहा है। मोती रख देने से माला नहीं बनती है, हाथ उठाओगे, सुई उठाओगे, थ्रेड लोगे, मेहनत करोगे, एनर्जी लगाओगे, तब बनेगी मोतियों की माला, ओके। तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी वहां पे सेव होगी। सिंपली अब देखो जो हम बातें कर रहे हैं वही चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक टीआरएनए जो इसके पहले जैसे एलेनिन लगा हुआ है, तो एलेनिन को कोड करने वाला टीआरएनए यहाँ पे बैठा हुआ है, सेरीन को कोड करने वाला टीआरएनए जा रहा है, उसका काम हो चुका है। वेलिन अगला अमाइनो एसिड है, तो एक टीआरएनए आ रहा है। तो राइबोसोम इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे फिनोमिना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ए साइट, बी साइट, एस साइट, कई सारी साइटें होती है। आपको बस इतना अभी समझना है कि हाँ भाई दिख रहा है हमें कि ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें टीआरएनए मूव कर रहा है और एमआरएनए पे राइबोसोम स्लाइड कर रहा है, और 5 प्राइम एंड से रीड करते हुए अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, सिंथेसिस होता जा रहा है, और बाद में एक पूरी चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन आने के साथ ही टर्मिनेट हो जाएगी। और टर्मिनेटिंग कोडॉन के पहले जितना अमाइनो एसिड होगा वही उस स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन से आई हुई इंफॉर्मेशन है जो डीएनए ने एमआरएनए के थ्रू राइबोसोम से काम करा ली। गॉस ने सेक्रेटरी के थ्रू एम्प्लॉय से काम कराना था। ये जो थ्रेड है डीएनए का क्रोमेटिन वाला ही रहेगा, क्रोमोसोम फंक्शनल नहीं होता है, क्रोमेटिन इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है।
Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated. बेटा मार्क करो, in the presence of ATP. अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है उसको एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है। रोटी पहले बनेगी तब तो मम्मी देगी, वही बात है। अमाइनो एसिड बन के वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन उसको एक्टिव होना पड़ेगा कि तुम्हारा बुलावा आया है, तुमको इधर चलना है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस को शॉर्ट में लिखा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट अपने रिस्पेक्टिव टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज, इसको हाईलाइट कर लो, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दोनों प्रोसेस एक ही है। एसाइलेट हो गया, एसाइलेशन प्रोसेस केमिकल में पढ़ा होगा शायद। अमाइनो एसाइलेशन हो रहा है, अमाइनो जुड़ रहा है एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू, किससे? टीआरएनए से। यही केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मेडिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो, ठीक है। तो अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इज आल्सो नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दिस इज पीवाईक्यू, एम्स में आया हुआ पीवाईक्यू है। If two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. अब इसने यहाँ पे पूरी कहानी गायब कर दी, ठीक है। डायरेक्ट उसने क्या कहा कि एक टीआरएनए यहाँ पे पहुंच, एक टीआरएनए जुड़ा है, दूसरा टीआरएनए और आ गया, तो ये दोनों पास पास है, तो इनके बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तब ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनचार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जस्ट अपोजिट हो गया, फ्री हो गया टीआरएनए, ये यहाँ जुड़ गया। अब ये अगर ये देखो पहले चला जाता तो ये हवा में हो जाता ना बेटे, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बनाते ये फ्री, अब ये मूव कर गया। क्लियर है? दूसरा टीआरएनए आ रहा है, ये चार्ज टीआरएनए, ये आएगा, अमाइनो एसाइलेट हो रखा है, इसके इसके एक्सेप्टर आर्म पे अमाइनो एसिड बाइंड है, वो उसको लेके आ गया और यहाँ पे ज्वाइन और फिर मूव, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना और मूव होना। दोनों ही प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवर्ड होती है। दिस इज अगेन एमसीक्यू। चार्जिंग ऑफ आरएनए, इट इज मतलब अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, दैट इज एटीपी यूज। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एटीपी यूज। किसी भी तरीके से पूछे, दोनों एक ही प्रोसेस है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आपने बायोमोलिक्यूल में ही पूछा था, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी लगती है। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एंजाइम चाहिए आपको, क्लियर, would enhance the rate of peptide bond formation. अब यहाँ पे वही वाला बॉन्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाला फिनोमिना है, फ्री एनर्जी वाला। अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम चलेगा तो ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ एंजाइम चलेगा तो ये रिएक्शन वहां पे, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो अपने में केमिकल रिएक्ट तो करेंगे लेकिन स्लो होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जरूरी है हमारे पास, तो कि हमारा पूरा सिस्टम बायोलॉजिकल जो है वो हर एक रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल है। The cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome. राइबोसोम कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कौन सी यूनिट? होमवर्क में करो। लार्जर यूनिट कहाँ है? स्मॉलर यूनिट कहाँ है? दोनों के जुड़ने के बाद ही ट्रांसलेशन हो सकता है। आप ये सब रिवाइज करो, राइबोसोम में पढ़ाया हुआ है। The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. That's why आप इसको क्या बोलते हो? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। करेक्ट बोले ना? राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऐसा इकलौता सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके बच्चा, तो सेल विद इन सेल थ्योरी को भी प्रूव करता है, और ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल इस टर्म को भी राइबोसोम प्रूव करता है। तो स्ट्रक्चरल आरएनए प्रेजेंट है जिसको आप आरआरएनए बोल लो, और प्रोटीन्स हैं, दैट्स व्हाई आरआरएनए प्लस प्रोटीन दे फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोमल फैक्ट्री कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में। एंड यहाँ से जब आपका स्ट्रक्चर फाइनल उस फैक्ट्री से बन के आता है उसी को बोलते हैं आप राइबोसोम, एंड राइबोसोम को ही आप बोलते हो राइबो
न्यूक्लियो प्रोटीन, और कुछ नहीं है इनके पास, कोई मेम्ब्रेन नहीं। In its inactive state, it exists as two subunit, a larger subunit and a smaller subunit. फिर इसके पीछे पूरी information है आपके cell chapter की. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. There are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide. क्लियर है? दिख रहा है आपको? दो टीआरएनए बाइंड होने के लिए दो साइड चाहिए, उसी से क्या होगा, दो अमीनो एसिड एट अ टाइम वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, एक जो पहले आया होगा, एक जो आया है अभी, ताकि दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सके. The ribosome also act as catalyst. कैटालिटिक एक्टिविटी होती है राइबोसोम के पास. आरएनए इज राइबोजाइम, कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करने वाला न्यूक्लिक एसिड है. ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, उसका भी आंसर है राइबोजाइम. 23S RNA in bacteria is the enzyme ribozyme. वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, आपको क्वेश्चन बन जाता है. For the formation of peptide bond, तो अलग से कोई एंजाइम नहीं आ रहा है, होते हैं एंजाइम, ठीक है, लेकिन एक एंजाइम यहाँ पे दे रहा है कि ये कैटालिटिक करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है. तो मतलब जस्ट सपोज राइबोसोम इधर है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन चल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला राइबोसोम का 23S RNA प्रेजेंट हो गया और ये अमीनो एसिड की तरह बिहेव कर दिया और दो के बीच में बॉन्डिंग बन. मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आप इसकी पढ़ते रहना जब आएगा. A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon. इससे आगे जो रहेगा वो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, कोडिंग पार्ट रहेगा. क्लियर? एंड द स्टॉप कोडॉन, दोनों के बीच में, स्टॉप कोडॉन के पहले, स्टार्टिंग कोडॉन से स्टॉप कोडॉन के पहले, एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. An mRNA also has some additional sequences that are not translated. Important point है ये, not translated and are referred to as UTRs, untranslated region. पहले भी बताया कि आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे रखते हो क्राफ्ट बनाते हो, आप कुछ पेपर का पार्ट ऐसा रखते हो जो आप फोल्ड करके ग्लू लगा के पीछे चला जाए, ठीक है, ताकि आपके जो मेन क्राफ्ट के लिए पेपर आना है वो अच्छे से हो, डैमेज ना हो. ओके, इसी को बोलते हैं यूटीआर. तो ऐसे रीजन जो कि ट्रांसलेट नहीं हो सकते लेकिन एमआरएनए में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे, यूटीआर और नॉन कोडिंग रीजन. ओके, द यूटीआर. अब ये देखो दूसरा सेंटेंस है, फिर घुमा के कहाँ होगा यूटीआर, बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर टर्मिनेटिंग कोडॉन, यही तो होगा. बाकी बीच में तो कोडिंग पार्ट आ गया, तो ट्रांसलेटेड रीजन है. एलम ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन. इज इट क्लियर? तो यही लिखा है, द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन. और उसी को आप बोल रहे थे 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो तो भी आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन पढ़ना है. एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो तो भी आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन देखना है. हेलो हेलो. हेलो. हाँ कृष्ण, 12:15 पे क्लास है बेटा, अभी मैं मैसेज मैसेज करूँगा.
ठीक है, तो प्रोसेस आपकी वही होंगी, सीक्वेंस वही है। प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट होना पड़ेगा, इलोंगेट होना पड़ेगा, एंड होना पड़ेगा। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जो एक्चुअली सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है इलोंगेशन। Starting process initiation, terminate to termination. For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon 5' लिख लेना. That is recognized only by the initiator tRNA. The ribosome proceeds to elongation phase of protein synthesis. Ribosome proceed कर रहा है, मतलब elongate करा रहा है और synthesis mRNA को आगे आगे बढ़ता जाएगा. Ribosome move करेगा, slide करेगा. During this stage, complex composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon. तो tRNA anticodon और mRNA के बीच में एक छोटा सा पेयर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री का. कंटिन्यू नहीं रहेगा, नहीं तो tRNA मूव नहीं कर पाएगा. सारे tRNA भी हैंग करते हुए दिखेंगे आप, लेकिन आप देख रहे हो कि वो अमाइनो एसिड को ऐड कर करके मूव होता जा रहा है. द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए. राइबोसोम स्लाइड कर रहा है एमआरएनए के ऊपर. अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस. डिक्टेटेड, डिक्टेट कौन किया था, क्वेश्चन है ये. एमआरएनए सिर्फ असिस्ट कर रहा है, डीएनए ने डिक्टेट किया था. एंड रिप्रेजेंटेड by mRNA. MCQ है. At the end, a release factor binds to the stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. टर्मिनेशन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एंड mRNA ये डिजेनरेट हो जाता है. ध्यान रखें, tRNA डिजेनरेट नहीं होता है, लेकिन mRNA एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके आया था, इसलिए mRNA को सेल की मैकेनिज्म डिजेनरेट कर देती है. mRNA का लाइफ खत्म, tRNA वापस से चार्ज हो सकता है. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अब हम स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी के बाहर आना पड़ेगा. ओनली एल आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये आपकी इंफॉर्मेशन है फॉर द बायोमोलिक्यूल. वहां पे भी आपने देखा था कि एल फॉर्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं कहाँ, प्रोटीन में. और डी फॉर्म, एल फॉर्म दोनों देखे जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस. are used in protein synthesis. In protein synthesis, only activated amino acids are used. For the amino acid activation, ATP and the enzyme amino acid tRNA synthetase are required. ये नोट करो. अमाइनो एसाइलेशन जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए एंजाइम जो चाहिए, अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज. कुछ भी रटने जैसा नहीं है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मैं कौन. are required. Activated amino acid is a complex process भी है और स्टेप वाइज प्रोसेस है, और वहां पे ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सेस लगे रहेंगे. ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए. दैट टीआरएनए टेक्स. अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्या कह रही थी, ये दोनों एक ही प्रोसेस, लेकिन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल दिया था उसने इसी प्रोसेस को, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है. अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन एंड देन बाइंडिंग विद द टीआरएनए. तो ट्रांसफर होगा अमाइनो एसिड टीआरएनए को. टेक्स ओनली इन एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड. नहीं तो क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, कोई भी आके बाइंड कर जाता. तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ही टीआरएनए से बाइंड करते हैं. दैट इज एक्चुअली चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. The activated amino acid react with a particular tRNA and forms the amino acid tRNA complex. This process is called charging और amino acylation. यहाँ पे tRNA के साथ मैंने बोला था कि acylation reaction होगा और amino acylation tRNA से bind हो जाएगा. Initiation of polypeptide, सिर्फ वही ध्यान रखो, फर्स्ट कोड mRNA पे AUG होगा, रियरली GUG, बोथ कोड्स फॉर मैथियोनिन, और वहां से स्टार्ट हो जाएगा इनिशिएशन.
इलोंगेशन कंटिन्यू प्रोसेस, वन बाय वन कोड को रीड करता जाएगा राइबोसोम और इलोंगेट होता जाएगा और एक एक अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ आएगा और ऊपर के साइड में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलना है द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैव एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज which is responsible for the formation of peptide bonds between amino acid और एनसीईआरटी में आपको दिया है राइबोजाइम। तो देखो एग्जांपल में जो पूछे ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो। प्रेफरेंस आपका ये रहेगा। उसी का स्पेसिफिक नाम दे दिया पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अमाइनो एसिड रीड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तभी सीक्वेंस सीधा मिलेगा उसको बेटा। एयूजी आपका 5 प्राइम की तरफ आएगा। टर्मिनेशन, स्टॉप कोडॉन टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पे रो फैक्टर मत लिख के आ जाना, दिस इज अनदर फैक्टर जिनको आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एलोंगेशन फैक्टर को ईएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी पूरी चेन आपको मिलेगी, कौन सा किस स्टेप में काम आ रहा है। तो रिलीज फैक्टर बोलते हैं। रिलीज द न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, रो फैक्टर ने किसको रिलीज किया था? न्यूली फॉर्म एमआरएनए को डीएनए से। तो दोनों में डिफरेंस है, उसका रिलीजिंग फैक्टर था, यहाँ पे दूसरा रिलीजिंग फैक्टर। ओके, सिंपल ऑफ रिएक्शन फॉर्म में इसको चाहो तो फटाफट लिखते चलो। अमाइनो एसिड मेथियोनिन एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, एंजाइम है। तुम ऐसे लिखना सीधा, फ्लो चार्ट हो जाएगा, एक अच्छा रिएक्शन हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड कौन सा? फर्स्ट अमाइनो एसिड मेथियोनिन, उसको चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड किया जा रहा है, मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड किया जा रहा है। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, दिस इज एंजाइम एंड इट दैट रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स वहां पे बन जाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अभी इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है बेटा, ताकि ये टीआरएनए से जुड़ पाए। तो यहाँ पे अब जैसे लिखते थे ना, टू एटीपी ब्रेक डाउन इनटू एडीपी प्लस पीआई, कई रिएक्शंस में मैंने दिखाया है। वैसा देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ एडीपी निकला नहीं है, दो पीआई मतलब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गए, तो एक मॉलिक्यूल अभी यहाँ पे भी है एएमपी के फॉर्म। Amino acid AMP enzyme complex is an activated amino acid complex which binds to the TR. Okay. अब ये मत लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ई एफ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। थोड़ा सा एक चीज लिख लो, इस प्रोसेस में मैग्नीशियम आयन यूज होता है। ये मैग्नीशियम आयन का फंक्शन है, अच्छा जाता है। 30s और 50s यूनिट को जोड़ने में कौन सा आयन, जो मिनरल का हम लोग को मिनरल्स की नीड होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लो पेंसिल से एनसीईआरटी में। मैग्नीशियम आयन, ये क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा पीवाईक्यू, दोनों यूनिट को जोड़ रहा है। अमाइनो एसिड मेथियोनिन, टीआरएनए मेथियोनिन, ये बाइंड किससे करेगा? मेथियोनिन अमाइनो एसिड से। एंड उसके बाद ये यूनिट क्या है? 30s सब यूनिट चाहिए राइबोसोम की, 50s सब यूनिट चाहिए। जब पूरा कॉम्प्लेक्स राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो दोनों यूनिट को जोड़ना मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होता है। फाइनली 70s लिखा है, मतलब प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। एमआरएनए और अमाइनो एसिड और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स प्लस राइबोसोम, यही तो आपकी थ्योरी कह रही है। सिंपल उसको रिएक्शन फॉर्म में लिख लो आप। थ्योरी भी तो यही सब कहानी कह रही थी कि राइबोसोम की दो यूनिट है, दोनों बाइंड होगी, एक एमआरएनए को लेके आएगा, एक टीआरएनए प्रेजेंट है, फिर टीआरएनए है, टीआरएनए एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड से बाइंड कर रहा है, अमाइनो एसिड से एसाइलेशन होने के बाद टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, राइबोसोम से बाइंड किया। तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए विद अमाइनो एसिड। अब स्टार्ट हो जाएगा।
और इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए था आपको? इनिशिएशन फैक्टर और एनर्जी और मैग्नीशियम आयन। अगर पूरा आप रख सकते हो इस तरीके से माइंड में और नोट्स में तो टू गुड है, कई सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। एंड प्रोडक्ट में हमेशा क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड होगा। अच्छा बताओ जरा, प्रोटीन होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर? हेट्रो। प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड से नहीं बनता है। कार्बोहाइड्रेट होमोपॉलीमर होता है। यस बेटा। The end product of translation is the primary structure of the protein, a sequence of amino acid bonded together by peptide bond. Source of energy during translation is GTP. The movement of ribosome on mRNA is called translocation. ये भी नोट करो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एक वर्ड आ जाता है ट्रांसलोकेशन। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप पूछोगे मुझसे कि मैडम ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेट, अपना लोकेशन ट्रांसफर कर रहा है। कौन स्लाइड कर रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम अपने आप को ट्रांसलोकेट कर रहा है, तो ट्रांसलोकेशन वर्ड याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों में ट्राट रहा है। आप तीनों के ट्राट रहा को समझो। इट रिक्वायर्स, ट्रांसलोकेशन में इलोंगेशन की प्रोसेस चल रही है, तो इसको क्या चाहिए? इलोंगेशन फैक्टर। It requires elongation factor and GTP एनर्जी सोर्स, तो EFG हो जाता है। इसको बोलते हैं एंजाइम ट्रांसलोकेज। कॉम्प्लेक्स हो गया फिर से ये थोड़ा। द रो फैक्टर हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्रोटीन चेन फ्रॉम राइबोसोम, बट आप इसको मेंशन मत करना, ये दूसरा रो फैक्टर है और आप जो एनसीईआरटी में दे दिया है वो दूसरा रो फैक्टर। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन भी खत्म हुआ, प्रोटीन बन गया। अब आपको एक डिफरेंट सेगमेंट क्या है? देखो ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स है, मतलब कंबाइंड है। इसमें पहले डिस्कवरी है, फिर मैकेनिज्म है, फिर एप्लीकेशन पार्ट है, तो बड़ा चैप्टर है। तीन डिफरेंट पार्ट में इसको जब भी रिवाइज करो, तीन डिफरेंट पार्ट में। एक दिन एक्सपेरिमेंट पढ़ो, एक दिन मैकेनिज्म पढ़ो, और एक दिन आप पूरे एप्लीकेशन पार्ट पढ़ो। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब एक दिन। अभी एक प्रोसेस आपको देखनी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द प्रोकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट का कॉम्प्लेक्स होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल। जैसे कल मैंने बताया था, अगर इस फैन को बंद करना है तो आप कई जगह से कर सकते हो, लेकिन आप किससे हैबिचुअल हो? स्विच से। रेगुलेटर भी यूज नहीं करते हो बंद करने के लिए, लेकिन आप सबको पता है रेगुलेटर में एक पॉइंट है जीरो, जहां पे बंद हो सकता है। ओके, इसी तरीके से इस फ्लोर की लाइट, इस बिल्डिंग की लाइट, इस एरिया की लाइट, तो देयर इज मल्टीपल स्टेजेस जहां पे आप रेगुलेट कर सकते हो। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत ही ब्रॉड फिनोमिना है, बहुत ही यूज होता है फॉर द ड्रग डिजाइनिंग। एक एमआरएनए के पास ही वो इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए हार्मफुल प्रोटीन बनवा रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से हो या कैंसरस सेल के सेल डिवीजन में हो। तो इसको टारगेट करना काफी अप्रोचेबल होता है किसी भी डिजीज के ड्रग डिजाइन करने। इसलिए हम लोग जो ड्रग डिजाइनिंग करते हैं, हमारा सबसे पहला फेवरेट टारगेट होता है एमआरएनए। इसके सीक्वेंस निकालो, इसके टारगेट साइट देखो, और वही एमआरएनए टारगेट होना जरूरी है, जिससे हमारा फायदे वाला चीज ना चला जाए। इसलिए ये प्रोसेस हो जाता है कॉम्प्लेक्स। सारे आपको मल्टीपल इंटरेक्शन पता होना चाहिए। Considering that the gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels. तो एक्चुअली जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है ना, जीन अपने आप को जो जीनोटाइप वाला, चलो पुरानी बात में, जो जीनोटाइप होता है वो फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होता है बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फेनाइलकीटोन्यूरिया याद कर लो थोड़ा सा। तो कोई भी हाइट हो, आई का कलर हो, या कोई भी जो पैटर्न हमने देखा था इनहेरिटेंस में, उन सब के पीछे प्रोसेस तो यही चल रही थी। तो जीन का एक्सप्रेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं कि दैट इज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ओके, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। अब जब हमने उसको ही कह दिया, तो ये तो रेप्लिकेशन से भी रेगुलेट हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन पे भी रेगुलेट हो सकता है, ट्रांसलेशन पे भी रेगुलेट हो सकता है। यूकैरियोटिक के तो और मल्टीपल जगह है।
ट्रांसपोर्टेशन पे न्यूक्लियर पोर को बंद कर दो, रेगुलेट हो जाता है। बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम पे रोक दो, रेगुलेट हो गया। राइबोसोम को ईआर तक पहुंचने से रोक दो, रेगुलेट हो गया। ईआर पे सिंथेसाइज होके ईआर के अंदर ल्यूमेन में आने से रोको, रेगुलेट होगा। गोल्जी तक पहुंच गया, वहां रेगुलेट कर लो, वहां रेगुलेट हो गया। सेक्रेटिंग वेसाइकल में रेगुलेट करो, उसको फैजी कर दो, खत्म कर दो, वहां पे भी रेगुलेट होता है। तो एवरी स्टेप देयर इज रेगुलेशन। इससे आपको यूकैरियोटिक का एग्जांपल नहीं दिया है, प्रोकैरियोट का दिया है। No complexity of different cell organelle, simple. साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन, साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम वो जाके बाइंड करेगा, उसको ईआर की कोई नीड नहीं है, और इन पॉइंट पे आप रेगुलेट करेंगे। क्लियर है? तो रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, ये जो सेवरल लिखा है ये आपके दिमाग में आया क्या? समझ में आया ये सेवरल लेवल्स क्या हो सकते हैं? In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcription level. अब यही लेवल के ऑप्शन आपको पूछ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज आरएनए का फॉर्मेशन बेटा, और प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं एमआरएनए लिख। प्रोसेसिंग लेवल, जब स्प्लाइसियोसोम मॉडल पढ़ा था हमने, 5 प्राइम कैपिंग पढ़ा, 3 प्राइम टेलिंग पढ़ा, तो वहां पे क्या हो रहा था? प्रोसेसिंग हो रहा था, स्प्लाइसिंग। इस लेवल पे रोक दो, इंट्रॉन्स को जाने दो, इंट्रॉन्स अगर साथ में चला गया तो भी कोई कोड नहीं होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स रोक दो। ये सब सुनने में इजी लगता है, बड़ा माथा कर दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को रोक दो। ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन के लेवल पे रोक दो। अब हमारी एक्चुअली गाइड जो है वो है मैथमेटिशियन, प्योर मैथ्स, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ्स, भोपाल टॉपर। अब उनको हम बस ऐसे बताते थे तो वो बहुत खुश हो जाते। इजी तो है सपना, हो तो जाएगा। करो, इसमें देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छी वाली ड्रग इसकी डिजाइन करेंगे प्रोजेरिया। मैंने कहा मैम ना हो पाए, ये दिखता ही इजी है। और कॉम्बिनेशन ट्राई किए, मॉडल हमने जरूर सेलेक्टेड दे दिया टारगेट, लेकिन अब उसके लिए प्रॉपर लैब और चीजें चाहिए, वेट लैब हेड चाहिए, वायरल बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट चाहिए, तब जाके वो सब प्रूफ होता है। तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर आप फिर से रिकॉल करो, ये सब थ्रेड पे पॉसिबल है, इसलिए क्रोमेटिन में पॉसिबल है, क्रोमोसोम में नहीं हो सकता है। रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोसेसिंग हुआ, बाहर आया, राइबोसोम पे बाइंड किया, ट्रांसलेशन हुआ, देन प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जहां जहां प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, हर जगह यू कैन रेगुलेट दिस प्रोसेस एवरीवेयर। तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और डिजीज चली आ रही है, डिजीज होती रहेंगी, आगे भी होती रहेगी। ठीक है, अब देख लो, आप इसको एकदम शांति से देखो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए इस इमेज में। न्यूक्लियस क्या है, साइटोसोल क्या है, प्रोटीन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? 30 सेकंड देखो, फिर बताओ और समझो कि रेगुलेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है अप्रोच को समझने के लिए। एक तो उसका नेचुरल रेगुलेशन चल रहा है, तभी ये सारी प्रोसेस होती है, लेकिन आप इसको अपने फायदे के लिए टारगेट करते हो, तो वही होता है ड्रग डिजाइनिंग, कि उसकी उसमें नेचुरल प्रोसेस को हम कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। प्रोटीन को बनने के पहले कई जगह रोका जा सकता है। तो व्हाट इज जीन रेगुलेशन? फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, पंखे को कहाँ से बंद करना है। The requirement of specific enzyme changes with the phase of the life cycle in which an organism is passing through. Thus, there ought to be some sort of genetic machinery to regulate the synthesis of certain protein. और इसका आप यूज रिलेशनशिप देख सकते हो, हार्मोन डेवलपमेंट, ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट टाइप के आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम, वो सब इसी पे बेस्ड है। डाइजेशन में एंजाइम थे, हर जगह आपने पढ़ा है सब। अब उसके आप बेसिक सेल के अंदर देख रहे हो, specific proteins are synthesized in those cells only where they are needed. अरे लंग्स के प्रोटीन लीवर में बनाने की नीड नहीं है ना, ठीक है। तो सभी के अंदर डीएनए तो वही गया था जो मम्मी पापा से आया था, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया। सब हर सेल के अंदर डीएनए वही है जो
किसी भी सेल तुम कहीं पे भी नाम ले लो, डीएनए कॉमन है, लेकिन फंक्शनल पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर डीएनए arises the different type of tissue, arises the different type of organ, arises different type of function. तो डीएनए कॉमन है, लेकिन डीएनए का कौन सा पोर्शन एक्टिव है, दैट इज द मेन फंडामेंटल। तो जहां जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगा। Although their genes are present in all the cells of organism, सारे जीन सब जगह प्रेजेंट, लेकिन वो नेल्स बनाने के लिए तो यहीं पे नेल्स है, पूरे शरीर पे नेल्स नहीं। हेयर का है तो यहीं पे हेयर, मतलब हेयर तो है कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो हेयर का कंसेंट्रेशन है, ठीक है, आंखें आंखों वाली जगह पे, आपके शरीर भर में आंखें नहीं है। तो यू कैन रिलेट इट कि कोई भी स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनोजेनेसिस से बना है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस जीन के एक्टिव होने से वहां पे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया है। A particular protein is synthesized only at the time when it is needed by the organism, otherwise उसको ऑफ रखना पड़ेगा, उस पोर्शन को ऑफ कर। क्लियर? Only required amount of protein is synthesized. जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सिंथेसाइज होगा, वरना ये भी टॉक्सिक हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा अमाइनो ग्रुप, उतना ज्यादा एक्सक्रीटरी मटेरियल। याद है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उन सब में अमाइनो है। क्लियर? तो हमें इसकी भी नीड नहीं है कि बहुत प्रोटीन है। दैट्स वाई अभी जो ये रिसेंट में 2 डेथ आई है आपकी, सिद्धार्थ की और वो साउथ का एक एक्टर था पुनीत, ये दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस थे भयंकर वाले। ठीक है, तो जिमिंग करते वक्त अननेसेसरी प्रोटीन सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहिए। आपको दिख बहुत हेल्दी रहे, लेकिन वो तो पूरी मैकेनिज्म अंदर से खोखला कर, मस्कुलर ग्रोथ इतनी नीडेड नहीं होती। At any given time, at a particular time, certain sets of genes are in switched on condition and the other are in switched off condition. ठीक है, जिसकी नीड है वो स्विच ऑन रहेगा, जिसकी नीड नहीं है उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल अभी कल भी शायद किसी चीज में दिया था तुम्हें या कहा, अब तो इतनी क्लास हो रही है कि समझ। तो अगर मम्मी आपकी वर्किंग है, जस्ट सपोज, वर्किंग मतलब बाहर का वर्क भी समझ सकते हो और घर के भी मल्टीपल वर्क समझ सकते हो, तो वो मम्मी एक दिन में अलग अलग फॉर्म बनाती। वो सासू माँ के भी सुनेगी, वो हस्बैंड की भी सुनेगी, वो बच्चों की भी सुनेगी, अपने बॉस की भी सुनेगी, अपने अंडर में जो एम्प्लॉय उनको सुनाएगी। लेकिन वो बॉस के साथ जिस तरीके से बिहेव कर रही है उस तरीके का बिहेव अपने मदर के मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उस तरीके का बिहेव एम्प्लॉय के साथ नहीं करेगी। एम्प्लॉय की वो खुद बॉस हो जाएगी। बच्चों के साथ बिहेवियर अलग होगा, लेकिन हस्बैंड के साथ बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, बॉस के साथ बिहेवियर अलग होगा। तो एक ही बंदी है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग रोल में। तो सेम वे में जब जैसी रिक्वायरमेंट, एक ही डीएनए है लेकिन अलग अलग रोल अदा कर रहा है। तो जब नीड है तो स्विच ऑन कर दो, जब नीड नहीं है तो स्विच ऑफ कर दो, दैट इज द रेगुलेशन। और ये कंफ्यूजिंग होता है, ये वो पोर्शन है जहां पे आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर? अगर यहाँ से कुछ ट्रिकी आता है, एनसीईआरटी बेस्ड है तो अब तो 720 और सब 720 के लिए रेडी रहो। तो स्विच ऑन जीन एक्टिव, स्विच ऑफ जीन इनएक्टिव। क्लियर बच्चों? रीजन वही है, प्रमोटर रीजन। और ये आपका जीन 1, जीन 2, जीन 3, मतलब एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, ये क्या है आपके सिस्ट्रॉन। अब देखो जो मैं बेसिक समझाती हूँ ना, उसकी वजह से ये सब कितना इजी हो जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन प्रोकैरियोट में, जीन दिख गए 3, प्रोटीन कितने बन रहे हैं? 3। किसके थ्रू? एमआरएनए के थ्रू। कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे, अगर सब लिंक में है तुम्हें मेरी बताई हुई बात। The genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function. पॉलीजेनिक भी हो सकता है जीन, ठीक है, एक जीन कई जीन के साथ इंटरेक्ट करके भी दे सकता है, और एक जीन कई सारे कैरेक्टर को भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये यहीं से आता ही है हर साल, मतलब frequently. Beta galactosidase is synthesized by E. coli.
बैक्टीरिया एक ही बैक्टीरिया के पीछे पड़े हुए है पूरा एनसीईआरटी। इकोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटेलाइज, ये हुआ एंजाइम। एंजाइम प्रोड्यूस होगा जीन से, प्रोटीन। बैकग्राउंड में पूरा वो इंफॉर्मेशन रखो बेटा, ठीक है। ये है प्रोकैरियोट, तो नो नीड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो नीड ऑफ गोल्जी apparatus, डायरेक्ट बना अपना बढ़िया साइटोप्लाज्म में और फंक्शन करने लगेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। इट इज यूज टू कैटेलाइज, एंजाइम है तो कुछ तो कैटेलाइज करेगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड की हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, दो मोनोसैक्राइड, वही लिखा है आगे, तैयार हो गया आपका। लैक्टोज क्या होता है, डाइसैक्राइड है, किससे बना होता है, ग्लूकोज कॉमन था और गैलेक्टोज ले आओ, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये वाला क्वेश्चन हो गया रेडी। एक जीन है जो कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एंजाइम की एक्टिविटी से लैक्टोज को हाइड्रोलाइज किया जा रहा है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा कुछ फेवरेट फूड होगा और कुछ ममा के प्रेशर में खाना पड़ता है, तो ग्लूकोज है फेवरेट फूड बैक्टीरिया का, ओके। ग्लूकोज है फेवरेट फूड बैक्टीरिया का, लेकिन ग्लूकोज नहीं है तो बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं गैलेक्टोज, तो बैक्टीरिया अब जादू करता है और गैलेक्टोज लैक्टोज दे रहे हैं और लैक्टोज को तोड़ देगा और फिर से अपना फेवरेट फूड निकाल लेगा। तो लैक्टोज को तोड़ा और ग्लूकोज को फाइंड आउट कर लिया और गैलेक्टोज को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में, एट द एंड खाएगा अपना फेवरेट फूड। क्लियर है। तो लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, बेटा यहाँ से आपको पूरी मैकेनिक्स समझनी है इसमें होना क्या है। Hence, if the bacteria use them as source of energy, अब पता है हम ये सारा डाइजेशन तो एनर्जी के लिए ही होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। Hence, if the बैक्टीरिया में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, बैक्टीरिया में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, which structure is complementary to या analogy to mitochondria in prokaryotes, बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर, मेसोसोम, ग्लाइक्सिसोम, रिजोसोम। ठीक है, मिल गया राइट आंसर, आगे बढ़ो। रिजोसोम फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा ये यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। एनर्जी यूज करना है ना बच्चा उसको, ठीक है। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. अरे मम्मी ने फेवरेट वाला सैंडविच ही बनाया है तो आप उससे क्यों खीरा ककड़ी अलग करने वाले, लेकिन आपको टमाटर नहीं पसंद है, आपको उसमें से कुछ लेना है, आप खीरा ही खाना चाहते हो, तो भाई सैंडविच हमारा फेवरेट नहीं है लेकिन हम उसके अंदर का खीरा हमको पसंद है, तो सैंडविच को हटाया वटाया, आंखें छुड़ाई, मम्मी को वेट किया जाने वाने का, इधर उधर बिजी होने का, और हटाया खीरा और खा लिया। हम तो डाइट पे चल रहे हैं, हम तो सैंडविच भी नहीं खाए। क्लियर, होता अपोजिट है, बच्चे टमाटर निकालते। तो समझना हमें ये है कि जब इस मैकेनिज्म में उसको फेवरेट फूड मिल रहा है ग्लूकोज, तो ये सारी मैकेनिज्म को उसको शट डाउन कर दे, नीड ही नहीं है, लैक्टोज को क्यों कन्वर्ट करेगा भाई, फेवरेट चीज पूरा का पूरा खीरा ही कट करके आज तो मम्मी ने दे दिया, तो हम क्यों जाएंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस के लिए। तो सिंपल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस वाला जीन हो गया ऑफ, दैट इज जीन रेगुलेशन। नीड नहीं है, फेवरेट फूड मिल रहा है, ग्लूकोज अवेलेबल है, हमें लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज की नीड नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस कर दिया ऑफ बैक्टीरिया। यहीं से आता है लैक ओपेरॉन मॉडल। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological, underline करो बेटा इसको फटाफट, और environmental condition, ये उसकी metabolic, physiological, metabolic and environmental condition है जो रेगुलेट करा रही है जीन को। बैक्टीरिया अगर लैक्टोज के मीडियम में ग्रो हो रहा था तो उसको इसको ऑन करना पड़ेगा,
तो वो हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसकी वजह से उसने जो फिजियोलॉजी करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिस्ट करेगा उसके लिए, वहां पे उसने रिएक्शन किया, मेटाबॉलिक पाथवे लिया, कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज के लिए उसने क्या लिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराया, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल गया। तो इट इज मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन जो डिसाइड करा रहा है कि जीन के रेगुलेशन में ऑन करना है स्विच को या स्विच को ऑफ करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ज्यादा हो रहा है क्या? एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, कि फाइनली उस जीन को कैसे एक्सप्रेस होना है। The development and differentiation of embryo into about adult organisms are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. सिंगल सी फिर वही कहानी है, एक सिंगल जाइगोट, उसमें होगी भयंकर माइटोसिस, होती ही रहेगी जिंदगी में जब तक पूरा हाथ पैर वो बना नहीं लेगा। ठीक है, एक पूरा फीटस नहीं डेवलप हो गया, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डेवलप हुए हैं, इवन वो पैदा होने के बाद भी डेवलप हो रहा है, तब तक माइटोसिस चलती रहेगी। तो माइटोसिस चल रही है तो जितनी बार हो रहा है उतनी बार उसके फंक्शंस कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, जीन रेगुलेट हो रहा है, डीएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये पूरा एक क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में ही है। एम्ब्रियोजेनेसिस हो, ऑर्गेनोजेनेसिस हो, एवरीवेयर। लीवर को लीवर बनाना था तो वहां पे कोऑर्डिनेशन हुआ होगा कि भाई यहाँ पे हार्ट की सिंथेसिस वाले जीन को बंद करो, नहीं तो लीवर और हार्ट का कुछ मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, फिंगर 5 होनी है तो जीन ऐसे वर्क करेंगे कि 5 फिंगर है, नहीं तो ऋतिक रोशन की तरह छठी फिंगर आ जाए। तो देयर इज रेगुलेशन, रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस, सम एबनॉर्मलिटी। समझ में आ रहा है? In prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को अगर प्रोकैरियोट में आप कंट्रोल कर लो तो यू विल फाइंड आउट कि एमआरएनए ही नहीं बनेगा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं हुई। तो उसी पोजीशन पे आपको देखना है जीन रेगुलेशन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो चुकी है आपकी, तो आपको पता होना चाहिए इस यूनिट में आपको क्या क्या चाहिए। डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, कौन सा पॉलीमरेज चाहिए, कौन सा साइट चाहिए, क्या बाइंडिंग होगा, ये सब आपको एक आइडिया है। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आपको पता है प्रोकैरियोट में हुआ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। At a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins which affect its ability to recognize start site। कहाँ पे कोड है उसको प्रमोटर साइट को हाईलाइट करो, रिकॉग्निशन को हाईलाइट करो, इंटरैक्शन को हाईलाइट करो, और पूरे पैराग्राफ को, पूरी लाइन को समझो। इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है वहां पे आपको एक प्रमोटर साइट आपने पढ़ा था विद रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड पे, वही बात यहाँ पे लिखी है बेटा, कुछ अलग नहीं। The activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction, और भी कुछ एंजाइम प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट है, उसके इंटरेक्शन से डिसाइड होगा कि यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है। अरे भाई देखो देखो तो ध्यान से करो, ये अगर दरवाजा, ये रूम है, इस रूम में एंटर करना है तो ये दीवार से तो कभी नहीं आते हो ना, इस दरवाजे से आते हो ना। तो किस कौन पहली बार जब आए होगे किसी ने बताया होगा ये वाली क्लास में जाना है, सीढ़ी से इधर जाना है। दैट ऑल आर इंटरेक्टिंग मैकेनिज्म, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। एंड फाइनली आप जब इस डोर से पहुंच गए तो फिर आप अपनी साइड पे आके बैठ जाते हो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके की प्रोसेस रिलेट करो इसको, अपने जितने नियर बाई एग्जाम्पल से रिलेट करोगे उतनी जल्दी ये सब मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझ में आएगी। These regulatory proteins can act both positively, मतलब एक्टिवेट कर सकता है, एंड निगेटिवली रिप्रेस कर सकता है। आपको रास्ता गलत बता दिया किसी ने तो आप ऊपर नीचे घूमते रहो, क्लास ढूंढते रहो। कॉलेज में रैगिंग बोलते, नए स्टूडेंट को बहुत परेशान किया जाता है, अच्छा इधर जाना है और उल्टा आगे से जाना, लेफ्ट लेना, लेफ्ट से दूसरा टर्म लेना, तीसरे टर्म लेना, दूसरे फ्लोर पे चले जाना, घूमते रहो। पहली क्लास खत्म हो जाती, फिर बच्चे को पता चलता है चलो रैगिंग हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिप्रेशर हो गया, सप्रेस किया उसने।
लेकिन कोई बोला कि अरे टाइम हो रहा है क्लास का, इधर से जाओ, ये वाला शॉर्टकट है, तुम यहाँ से पहुंच जाओगे तुरंत, तो वो क्या हो गया, एक्टिवेटर हो। तो प्रोसेस को या तो वो जो एसेसरी प्रोटीन आ रहा है, रेगुलेटरी प्रोटीन, वो तो या तो पॉजिटिव होगा, एक्टिवेट कर सकता है, या तो बंद कर देगा, तो निगेटिव हो जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा। इसी बेसिस पे एक मॉडल होता है एक्टिवेटिंग या इंड्यूसर मॉडल, एक होता है रिप्रेसर मॉडल। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence termed operator. अगर ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक प्रोमोटर है, मैं बोलूं कि ये वाला रीजन प्रोमोटर है, लेकिन एंट्री इस दरवाजे से करनी, तो ये वो जो साइट है वो है ऑपरेटर। तो एक बड़ी यूनिट के अंदर जो एकदम एग्जैक्टली साइट है वो है ऑपरेटर। तो याद रखना, POI ऐसे पूछेगा। The operator region is adjacent to the promoter element in most operon. Operon मतलब जो मॉडल है ना उसको बोलते हैं ओपेरॉन। जो रेगुलेटरी आप पूरा मॉडल जिस पे वर्क करने जाते हो उसको बोलते हैं ओपेरॉन। Elements in most operon, and in most cases the sequence of the operator bind a repressor protein। और कहीं पे रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा तो ऑपरेटर रिप्रेस कर देगा। देखो बेटा, एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, अगर तुम्हारे इस दरवाजे के आगे मैंने एक क्या खड़ा कर दें, एलिफेंट खड़ा कर दो, हाथी खड़ा है, तो एंट्री करने की हिम्मत करोगे क्या? ट्रक खड़ा है, तो ये साइड ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये साइड तुम्हें पता है, इसके पीछे ही सोना चांदी रखा है, वहां तक हमें पहुंचना था, नीचे से निकलना, ठीक है। तो आपका वो बाइंडिंग एफिनिटी ही नहीं हो पाएगा, सारी यूनिट है लेकिन रेगुलेट हो गई, तो ये होता है सप्रेसर। तो समझो, रिप्रेसर प्रोटीन सप्रेस कर देगा। ईच operon has its specific operator and specific repression। तो ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है जो डीएनए पे है, रिप्रेसर प्रोटीन जो आके बाइंड कर रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लैग ओपेरॉन मॉडल पे चलना है आपको डिटेल में। लैग ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैग ओपेरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद लैग रिप्रेसर ओनली। इसका मतलब लैग ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसर ओपेरॉन का एग्जाम्पल रहेगा, इंडक्शन करेगा, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे तो भी रिवीजन करवाओगे तुमको, मुझे पता है ये नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसको बस समझो, आज जो टर्म्स आए, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन पहले भी आ चुका था, प्रमोटर भी पहले आया हुआ, एक इमेज से देखना चाहो तो आप ऐसे देखो, प्रमोटर है, ये है प्रमोटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन जिसके पास अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, सॉरी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, उससे बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। इसी को आपको ऑन ऑफ करना, ये है आपका स्विच, बंद करो ऑन करो, ठीक है। इस मैकेनिज्म को कल देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओपेरॉन मॉडल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, रिवाइज करना है एक बार, यहाँ तक की एनसीईआरटी आप देख लो 5 मिनट में। चलो बेटा, तुम लोग को भी कुछ पूछना होगा मैसेज कर लेना, सामने मुझसे